एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्टाइल के ही है। अब देखिए प्रोजेक्टाइल जो एक चैप्टर हो गया, ये प्रोजेक्टाइल जाकर रिलेट करेगा सर्कुलर मोशन से, प्रोजेक्टाइल जाकर रिलेट करेगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से, प्रोजेक्टाइल जाकर रिलेट होगा रोटेशनल मोशन से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आईआईटी के पेपर्स की बात कर रहे हैं तो अलग अलग चैप्टर मिक्स होगा। तो यदि हम 11th के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको प्रोजेक्टाइल पढ़ा करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग यहाँ इस क्लास में बैठे हैं तो यहाँ हम लोग उनके अलग अलग चैप्टर के रिलेशन को एक नजर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि बेसिक फार्मूला हम 2 मिनट टाइम देंगे तो लगेगा कि हाँ यार समझ में आ गया। जैसे मैं एक पॉइंट याद दिलाऊं आपको कि पावर जब हम पढ़ते हैं तो पावर लिखते हैं F.V, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। जब भी हमें पावर कहने का मौका मिलता है तो पावर के दो वैल्यूज हम लोग सोचते हैं, एक सोचते हैं एवरेज और एक सोचते हैं इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज के लिए क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है, F.V। सॉरी, P के ऊपर में वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि वो तो पावर स्केलर होता है, एरो आएगा केवल F और V के ऊपर, F.V देगा P। तो अब यदि कोई प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए और हमसे ये पूछ दे कि बताओ कि जब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया तो मैक्सिमम हाइट पे पावर क्या होगा। प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया और आपसे कह रहा हूं A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, इनके पावर के बारे में कमेंट करिए कि पावर कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव और कहाँ जीरो होगा। तो पावर के लिए यदि हम आपसे ये पूछें P at A, इनमें से आपको बताना है कि A पर जो पावर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है। तो देखिए यहाँ पर जब पार्टिकल दिख रहा होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी दिख गया, और पार्टिकल पे फोर्स के नाम पे कौन लगेगा, फोर्स के नाम पे तो ग्रेविटेशन में एक ही है mg। इनके बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90 से बड़ा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, नेगेटिव, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, तो पी ए क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। पी एट बी देखिए, बी पे वेलोसिटी देखिए और mg देखिए, कितने डिग्री का एंगल, 90, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। पी एट सी देखिए, ये भी और ये mg, कितने डिग्री का एंगल इनके बीच, तो इनके बीच जो एंगल दिख रहा है हमें वो एंगल 90 से छोटा, तो पी एट सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब ये एग्जाम्पल जो है आप किताब में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम्पल क्यों नहीं पूछा जाएगा ऐसा, क्योंकि पावर का डिफिनीशन हमें पता है, पावर का डिफिनीशन पता है तो उसी ही तो हम यूज कर रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पे पावर कितना होगा, तो पावर हम लोग लिख देंगे F.V। पावर दो तरह के हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। यदि किसी इंस्टेंट में पूछ रहा है तो हम उस पर लगने वाले फोर्स देखें, वेलोसिटी देखें, उनके बीच का एंगल देखें। यदि एंगल 90 से बड़ा है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, यदि 90 है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, और यदि 90 से छोटा है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। न्यूमेरिक वैल्यू पूछेगा तो एंगल वेंगल देगा, वैल्यूज दिया जाएगा, नहीं तो इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और मैं थोड़ा सा बताऊं, जब हम लोग कहते हैं सर्कुलर तो सर्कुलर कह करके दो आइडिया आ जाता है, यूनिफॉर्म और एक हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का मतलब v स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, और यदि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब v स्पीड चेंजिंग। तो यदि स्पीड को आप चेंजिंग देख रहे हैं तो, और एक देख रहे हैं यूनिफॉर्म, तो जब ये चेंजिंग है तो आप कहते हैं कि एक स्पीड के बदलने का रेट d स्पीड बाई dt, ये वेलोसिटी के पैरेलल एक होगा एक्सेलरेशन कंपोनेंट, इसे हम नाम देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद रखिएगा दी वेलोसिटी बाई dt नहीं है। और एक आता है डायरेक्शन चेंज करने के कारण, जिसे हम नाम देते हैं AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या लिखते हैं, v²/r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या लिखते हैं, d स्पीड बाई dt। अब यदि हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए
तो इस केस में टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डी स्पीड बाय dt, और स्पीड कांस्टेंट होने के कारण 0। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सलेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी होगा। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा v²/r। तो नेट एक्सलेशन की यदि मैं बात करूंगा तो नेट एक्सलेशन कैसे देखते हैं, सर्कुलर पाथ पहले बनाइए, सर्कुलर पाथ बना करके पार्टिकल को चलते देखिए, ये है भी। यार इसके यदि दो केसेस देखना है ना हमें, एक ये है भी, यहाँ पर भी हम कांस्टेंट देख रहे हैं, तो कांस्टेंट देख रहे हैं तो टेंजेंशियल तो 0 हो गया, तो जो भी एक्सलेशन होगा वो सेंट्रीपिटल होगा और यही नेट एक्सलेशन होगा। और जब स्पीड बदल रहा होगा, स्पीड बदल रहा होगा तो टेंजेंशियल होगा, एक सेंट्रीपिटल होगा और नेट यहाँ आएगा, तो नेट एक्सलेशन किसके बराबर हो जाएगा, ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर। आपसे पहले तो ये हमने बताया कि एक्सलेशन के दो टुकड़े हो सकते हैं, तो जैसे ये सर्कुलर पाथ पे मुझे दो टुकड़े दिख रहे हैं, तो किसी भी कर्व पे दो टुकड़े दिख सकते हैं। जब भी कहीं किसी कर्व पे मोशन होगा तो दो पार्ट में सोचेंगे, कर्व है मतलब डायरेक्शन बदलने वाली है पार्टिकल की, डायरेक्शन बदलेगी मतलब वेलोसिटी उस डायरेक्शन के बदलने के कारण आएगा v²/r, जहां r क्या होगा, यदि सर्किल है तो रेडियस, और यदि कोई और कर्व है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर गौर करिए एक पॉइंट और, यदि वर्ड आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या है, तो यहाँ ऐसे देखो कर्व बना हुआ है, बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, ए पे और बी पे। तो ए के लिए ये देखो उसके नेबरहुड में पॉइंट और आस पड़ोस के पॉइंट, और उनको लेकर के एक सर्किल बना लो। यदि ये सर्किल आप बना लेते हो तो ये हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए। उसी तरह बी के आसपास के पॉइंट को लेकर के एक सर्किल बना लेते हो तो ये हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एट बी। और यहाँ पर जो रेडियस है, ये रेडियस ए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए, ये रेडियस बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी कहलाएगा। तो सर ये आप क्यों समझा रहे हो, अब इसके पीछे का कारण देखो, यदि कोई पार्टिकल यहाँ ऐसे चल रहा होता, इसका स्पीड भी होता, तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या लिखता, v²/rb। यदि यहाँ पर कोई पार्टिकल चल रहा होता v स्पीड से, अरे राम, यदि यहाँ पर कोई पार्टिकल चल रहा होता v स्पीड से, तो उसके लिए मैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन किधर लिखता, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लिखता इधर v²/ra। एक तो डायरेक्शन और डायरेक्शन के साथ रेडियस, दो चीजें मिलकर ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन बनाएगा। और नेट एक्सलेशन चाहिए तो आपको टेंजेंशियल एक्सलेशन देखना होगा, सेंट्रीपिटल और उसका रिजल्टेंट। सर ये यहाँ क्यों आप समझाने में लगे पड़े हो, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके 5 पैराबोलिक है ना, उसका मैक्सिमम हाइट वाले पोजीशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रो कह देते हैं, कितना होगा। तो यदि ये 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है तो चेक करिए, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पर जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स के, 20 cos 60 के, दैट इज 10। और यहाँ फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स है एम जी बाई एम क्या हो जाएगा ए, और यही 90 डिग्री पे है v से, इसका मतलब यही हो गया सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। वेलोसिटी टेंजेंट होगा और टेंजेंट से 90 डिग्री पे रेडियस होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जी हो गया, और इसको किसके बराबर लिख देते, v²/r या रो। तो इसका मतलब जी किसके बराबर हो गया यहाँ 10² रो, रो कितना हो गया 10 मीटर। क्या ये ओके है? यहाँ पर चूंकि नेट एक्सलेशन जी है, सर आपने कर्व देखा और नेट एक्सलेशन कैसे सोचा, आपको तो पहले टेंजेंशियल सोचना चाहिए, फिर सेंट्रीपिटल सोचना चाहिए और फिर रिजल्टेंट सोचना चाहिए। मैं कहूंगा आप बहुत अच्छा सोचा आपने, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इससे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की भी तो जानकारी मेरे पास है। हम क्या जानते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, ए बराबर नेट फोर्स बाई एम।
तो नेट एक्सेलरेशन यदि मुझे चाहिए तो नेट फोर्स बाई m भी तो मैं कर सकता हूँ। मैं सेंट्रीपिटल सोचूं और टेंजेंशियल सोचूं, एक आइडिया हुआ, फिर उनका रिजल्टेंट निकालूं। दूसरा आइडिया हुआ कि मुझे यदि दिख रहा है नेट फोर्स, तो उसको मास से डिवाइड करूंगा तब भी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो प्रोजेक्टाइल में नेट फोर्स क्या होता है, mg। उसको मास से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, g। वो नेट एक्सेलरेशन मुझे पहले मिला, बाद में मैंने देखा कि ये सेंट्रीपिटल है। और यदि ये नेट एक्सेलरेशन खुद सेंट्रीपिटल है तो टेंजेंशियल क्या होगा उस मोमेंट पे। मैक्सिमम हाइट पे कोई मुझसे टेंजेंशियल पूछे तो मैं क्या कहूंगा, 0। तो आप मुझे बताओ कि ये किस चैप्टर में रखा जाए क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन में या सर्कुलर मोशन में, क्योंकि ये तो मिक्सचर है। आप प्रोजेक्टाइल में भी इसे पूछ सकते हो, सर्कुलर में भी इसे पूछ सकते हो। यहाँ एक बात चेक करो, यदि यही क्वेश्चन है और आपसे कहा गया कि इसे मैंने प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे 53 डिग्री पे, रास्ते में कहीं ना कहीं 37 तो बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ये वाई और ये एक्स। आपको क्या क्या बताना है, ध्यान से देखिए। फाइंड ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल एंड, एक काम जी भी कर देता है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ एट ए सोन। आपने ए पॉइंट पे ये सब बताना है कि वेलोसिटी v कितना होगा, ए कितना होगा, ए टेंजेंशियल कितना होगा, ए सेंट्रीपिटल कितना होगा, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। यदि ये पॉइंट आप बता दें, इसका मतलब आप प्रोजेक्टाइल के साथ भी कंफर्ट बना रहे हैं, सर्कुलर मोशन के साथ भी कंफर्ट बनाना शुरू कर चुके। जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो एट ए एक्सलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सलेशन होगा एफ नेट बाई एम, एम जी बाई एम, एक्सलेशन हो गया जी। उसके बाद कहानी बनने वाली है टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल की। तो टेंजेंशियल के लिए मुझे टेंजेंट चाहिए, सेंट्रीपिटल के लिए मुझे नॉर्मल चाहिए। तो ये हो गया टेंजेंट, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में दिखाया जाता है, और ये हो गया नॉर्मल। तो अब जो यहाँ दिख रहा है मुझे जी, इस जी के बारे में सोचते हैं, इस जी के बारे में सोचते हैं। ये 53, ये 37, ये 53, ये 37, इधर हो गया जी कॉस 37 और इधर हो गया जी साइन 37। जी साइन 37 को क्या कह देंगे, ए टेंजेंशियल, और जी कॉस 37 को क्या कह देंगे, ए सेंट्रीपिटल। तो हमारे पास ये भी आ गया, ए सेंट्रीपिटल आ गया, ए सेंट्रीपिटल आ गया, जी कॉस 37, ए टेंजेंशियल आ गया माइनस जी साइन 37। सर ये माइनस कहाँ से ले आए आप। अच्छा, वेलोसिटी स्पीड को वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, स्पीड दिख रहा है ना ऊपर, अपोज कर रहा है ना, तो ये इसलिए माइनस लिख दिया। सर मैं प्लस लिखूंगा, अबे लिख लो यार प्लस, दिमाग में रखना कि अब इस डायरेक्शन में है, प्लस माइनस तो डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है, इतनी सी बात है। अब कहानी बन रही है सिंस ए एक्स या ए हॉरिजॉन्टल 0 इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, तो इसका मतलब हो जाएगा Vx इक्वल्स टू ux, V cos 37 इक्वल्स टू 20 cos 53, V इंटू 4/5 इक्वल्स टू 20 इंटू 3/5। ये हो गया V इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपको V भी पता चल गया। प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल की क्या खासियत है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, और यदि वर्टिकल डायरेक्शन में है
तो हॉरिजॉन्टल वाला तो बदलेगा ही नहीं वेलोसिटी। ये तो बेसिक आइडिया है प्रोजेक्टाइल, तो हमें भी पता चल गया। अभी भी कहानी में कुछ छुपा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे नहीं पता, तो देखो इसके नेबरहुड के कुछ पॉइंट ले लिए, कोई सर्किल बना लिया, उसका यहाँ रेडियस होगा, या रो कह दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और रो किसके बराबर लिखते थे, तो कैसे लिखते थे, ए सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय रो, यही फॉर्मूला है ना। अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना, वी स्क्वायर बाय रो या आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, ए सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय रो इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय ए सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर, वी कितना निकाल चुके हैं 15, 15 इंटू 15, जी दैट इज 10, cos 53, cos 37 हो गया 4/5, 4/5, तो साथ में आ गया ये ब्रैकेट में 4/5। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 5 2 जा 10, और ये 25 225/8, 225/8 मीटर आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आप जब देख रहे हैं तो अलग अलग चैप्टर के आइडिया ना मिक्सअप होगा, अलग अलग चैप्टर के आइडिया धीरे धीरे मिक्सअप होगा। तो हम छोटे छोटे पॉइंट पर फोकस करें अपने आप को, कोई बड़ा आइडिया नहीं बनेगा नया, वो छोटे छोटे जो हर एक चैप्टर के आइडिया है उनको इकट्ठा करो धीरे धीरे। कर्व दिखा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होगा, यही सब तो पूछेगा कर्व होने। यहां तक ओके। ये देखिए, आप याद करिए, एक फॉर्मूला हुआ करता था, उससे पहले आपको जान पहचान मैं करवाऊं इससे। ये है एक रॉड, वो पॉइंट पे फिक्स है, और आपने ऐसे फोर्स लगाया, वो पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट ओ, अबाउट ओ, सेंटर ऑफ मास है ये। तो आपने ऐसे फोर्स लगाया, क्या ये रोटेट करेगा, तो रोटेट तो नहीं कर रहा। लेकिन यदि मैं ऐसे फोर्स लगाऊं एफ डैश, तो कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और यदि मैं ऐसे एक और फोर्स लगा दूं, तो दोनों एफ डैश और एफ डैश, तो दोनों लगा दिया नहीं, तो आप नेट फोर्स तो जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि एफ डैश और एफ डैश एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये घूम नहीं रहा। तो हम क्या कहेंगे कि रोटेशन में रोल ऑफ एक नया क्वांटिटी है टॉर्क, इन रोटेशन इज सेम एज रोल ऑफ फोर्स इन ट्रांसलेशन। अच्छा ये बताओ, फोर्स का क्या रोल है। सर आपने एनएलएम नहीं, आपने अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा है। लेकिन फोर्स करता क्या है, ये टेबल यहाँ रखा है, उसको उधर ले जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट के स्टेट के, ऑब्जेक्ट के मोशन या ऑब्जेक्ट के रेस्ट के स्टेट को बदलने का काम करता है। उसी तरह टॉर्क क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के रोटेशन के स्टेट को बदलने का काम करेगा। ये दरवाजा अभी रोटेट कर रहा है या नहीं, अभी तो नहीं कर रहा, तो नेट टॉर्क जीरो। ये पंखा अभी रोटेट कर रहा है, ऑन कर नहीं, रोटेट कर रहा है या नहीं, ऑफ है, नहीं, तो नेट टॉर्क जीरो। यदि मैं स्विच ऑन करूं, ओमेगा बदल रहा है, इसका मतलब वहां टॉर्क मौजूद है। कुछ देर बाद ओमेगा फिक्स हो गया तो टॉर्क जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब जा रहा होता ऑब्जेक्ट तो नेट फोर्स जीरो। तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो नेट टॉर्क जीरो। तो यहाँ आपको दो अलग अलग चैप्टर में कुश्ती नहीं लड़नी, एक सिस्टमैटिक वे में ये सोच लेना है, फोर्स जो रोल प्ले कर रहा है ट्रांसलेशन में, वही रोल प्ले कर रहा है रोटेशन में टॉर्क। दोनों के एक ही रोल है, तो दोनों का रोल क्या है,
न्यूटन चिल्ला चिल्ला के कह के गया कि v बदलेगा मतलब वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में बदलेगा तो टॉर्क एक्सेलरेशन होगा मतलब नेट फोर्स होगा। तो न्यूटन ने ये थोड़े ना चिल्ला चिल्ला के क्या कर गया ओमेगा बदलेगा तो टॉर्क होगा। लेकिन आप सोच लो ना कि न्यूटन ये भी कह रहा है तो ओमेगा बदलेगा तो टॉर्क होगा, ओमेगा बदलेगा तो टॉर्क होगा, नहीं बदलेगा नहीं होगा। तो आप इक्विलिब्रियम सोचते हो तो तुरंत सर्रास पूरे इंडिया के बच्चों को याद आता है अच्छा इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0। अरे क्यों? क्योंकि न्यूटन ने एनएलएम में यही बताया है। भाई तो उसने रोटेशन में क्या अगली किताब लिखेगा फिजिक्स का, रोटेशन में समझ लो कि यदि नहीं रोटेट कर रहा है तो नेट टॉर्क 0। जैसे नेट फोर्स 0 हो सकता है वैसे नेट टॉर्क 0। सर इतने कहानी तो आप सुना दिए, लेकिन टॉर्क कैलकुलेट कैसे करोगे आप? तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया लेके प्रोसीड कर जाते हैं और वो क्या कह देते हैं, टॉर्क जरा डिटेल नहीं, फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसका मीनिंग समझो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहा है, L/2 पे। तो ये जो ऐसे घुमाने वाला टॉर्क है वो कितना हो गया, F डैश इंटू L/2। और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये भी L/2 पे। ऐसे घुमाने वाला टॉर्क कितना हो गया, F डैश इंटू L/2। नेट टॉर्क कितना हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, एक क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, दोनों की ताकत एक जैसी है तो टॉर्क नेट क्या दिखने लगा, टॉर्क नेट लिखने लगा 0। सर ये वाला F इसका टॉर्क क्यों नहीं मिला, भाई उसका टॉर्क इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी कील से गुजर रहा था जिस कील के बहुत आप टॉर्क ढूंढ रहे थे। उसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इस F का टॉर्क कुछ बना ही नहीं। टॉर्क यदि F का देखोगे तो F इंटू 0, ये तो 0 हो गया क्योंकि वो तो लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि ऐसे धकेले दरवाजे को तो हमारा फोर्स दरवाजे के एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करे तो दरवाजा रोटेट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नेट टॉर्क 0। चलो ना, फिजिक्स मुझे नहीं आती, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि नहीं घुमा तो टॉर्क 0। और क्यों नहीं घुमा तो फॉर्मूला मैंने बना लिया, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है इसलिए 0। तो ये छोटा सा आइडिया हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया। तो अब मुझे बताओ कि जब एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, सॉरी ये u स्पीड थीटा एंगल पे, तो ये बदलता जाएगा इसका वेलोसिटी। तो आपको बताना है टॉर्क acting on projectile about the point of projection is first increasing with time, decreasing with time, remains constant, with time, or none after its projection। आपको इनमें से सही कौन सा है स्टेटमेंट चुनना है। अब ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है या रोटेशन का, आप सोचते रहो, क्वेश्चन तो है कि हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और यदि प्रोजेक्ट कर दिया है तो अब हम जानना चाहते हैं कि टॉर्क पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट उसका वैल्यू कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। लास्ट लाइन ये भी लिख देना, जब हवा में है तभी के लिए ये कहानी पूछ रहा हूं, आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अब चैप्टर सोच सोच के हम क्वेश्चन छोड़ते रहेंगे कोई फायदा नहीं है।
हमने एक छोटा सा आइडिया कलेक्ट किया है कि टॉर्क के लिए मुझे फोर्स दिखना चाहिए और किस पॉइंट के बाद टॉर्क चाहिए वो पॉइंट दिखना चाहिए, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे टॉर्क मिलेगा। तो क्या लग रहा है टॉर्क के बारे में, क्या सोचूं मैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया, mg देखो और इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो। अगला वाला है देखो mg, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो। अगला वाला देखो mg का लाइन ऑफ एक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो। अगला वाला देखो mg और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ ही रहा है ना पार्टिकल का, हवा में जितनी देर है। तो यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम क्या कह रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण टॉर्क इंक्रीज होता जा रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बनेगा रोटेशन से, यदि रोटेशन जानते हैं तो। अच्छा मुझे ये बताओ, फोर्स कहते ही फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ये याद आया? मैंने नहीं पढ़ाया, आपको याद आया नहीं आया ये बताओ। कि मोमेंटम क्लास 9 से सुनते आ रहे हैं यार, मोमेंटम बदलना फोर्स। सर 9th में बारिश हो रही थी, मैं स्कूल नहीं गया। अरे कोई नहीं, आप सुन रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा? यदि सपोर्ट मिला फोर्स का तो उसके मोमेंटम बढ़ेंगे, या अपोज कर रहा हो फोर्स मोशन को तो घटेंगे। मोमेंटम बदलेगा तो जब यदि फोर्स है तो अब मुझे ऐसा ही एक स्टेटमेंट बोल के दिखाओ टॉर्क के लिए, क्योंकि मैंने तो कहा रोल, तो रोल है। फोर्स का जो रोल लीनियर में है वही टॉर्क का रोल रोटेशन में है, एंगुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है। बताओ, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो टॉर्क के बारे में क्या कहोगे? टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सा मोमेंटम? बहुत बढ़िया, एंगुलर मोमेंटम। मान लो हम नहीं भी जानते हैं, कोई बात नहीं, अभी हमें नहीं पता किया, रोल एक जैसा है, फोर्स का मैंने बहुत पढ़ा है, टॉर्क में वही होगा, रोटेशन में वही होगा। तो फोर्स जो है वो मोमेंटम के चेंज का रेट है। तो अब बताओ टॉर्क क्या होगा? टॉर्क हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर ये कंसेप्ट क्यों सिखा रहे हो? जब रोटेशन पढ़ाओगे तब सिखाना। भाई मुझे पता है, एक बार पढ़ा के मैं सिखा भी दूं तो जितना मेहनत से आप सीखोगे उतना ही मेहनत से भूलोगे भी। तो अच्छा है 10 बार सुनो, कभी न कभी ऐसा होगा तुम्हें लगने लगेगा कि ये तो मैं जानता हूं। तो जो आप जानते हो, ऐसा चांस जिसका ज्यादा है उससे रिलेट करो उन चीजों को जिसको पढ़ने का टाइम कम मिला, या जिसपे आपने कम ध्यान दिया, या जिसपे मैं भी कम ध्यान देने वाला हूँ फ्यूचर में। सर आप अभी कह रहे हो कम ध्यान दोगे, अरे कम ध्यान का मतलब है कि अलग से बैठ के कुश्ती नहीं लड़ेंगे। हमने कह दिया ना रोल, तो अब मैं ये सिखा रहा हूँ रोल का मतलब क्या। तो फोर्स का रोल जो है लीनियर में वही रोल है रोटेशन का। तो भाई सिमिलरिटी पे काम करो ना। फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो सिमेट्री का कंसेप्ट आता है। एक आपने देख लिया, दूसरे में वही अप्लाई कर दो, दूसरा देख लिया, तीसरे में वही अप्लाई कर दो, तो आपकी एनर्जी भी बचा, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं हुए, और आपको आसान भी लगने लगा। ओ यार ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ। चलो जल्दी बताओ फोर्स। अरे यार एक बार फिर से नाम बताओ। अंश, अंश ये फोर्स का बताओ रोल क्या है मोमेंटम से रिलेटेड, लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड। तो टॉर्क का क्या होना चाहिए? अब मुझे ये बताओ कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर जब हम चलते गए, बढ़ते गए, प्रोजेक्टाइल को देखा, तो टॉर्क तो हमेशा रहा, और टॉर्क है मतलब मोमेंटम एंगुलर बदल रहा होगा। फील करो, बदलेगा ना। तो ए से बी सी डी ई की तरफ जाते हुए प्रोजेक्टाइल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में
एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा या कांस्टेंट रहेगा? क्या कांस्टेंट रहना पॉसिबल है? जब टॉर्क है, टॉर्क जीरो होता तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। तो टॉर्क यदि है, तुम खुद कह चुके अभी 2 मिनट पहले, तो टॉर्क है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम बदलेगा। और टॉर्क क्या क्या डायरेक्शन बदला है? नहीं, हर एक जगह उसका डायरेक्शन क्या आएगा? क्लॉकवाइज, mg का घुमाने का टेंडेंसी। तो हर एक जगह क्लॉकवाइज मतलब सारे टॉर्क चाहे ज्यादा हो या कम है तो क्लॉकवाइज, एक ही जैसा डायरेक्शन, कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा। तो अब पूछे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है? अब क्या कहोगे? इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये मैं प्रोजेक्टाइल में भी नहीं पढ़ाऊंगा 11th में, और रोटेशन में याद नहीं रहा तो छोड़ दूंगा 11th में। लेकिन जब आप अभी मेरे सामने बैठे हैं तो मैं क्यों ना इन दोनों को एक साथ आपके सामने रखूं कि आपने 2 मिनट टाइम लेकर के ये देख लिया कि टॉर्क का रोल वही है जो फोर्स का रोल है लीनियर में, टॉर्क का रोटेशनल मोशन में, और फिर उसके मजे लो थोड़े से। सर ये एंगुलर मोमेंटम, अरे छोड़ो ना यार, नहीं जानता हूं मैं एंगुलर मोमेंटम, किसी दिन सीखूंगा। लेकिन रोल के सिमेट्री से तो काम कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का मैंने डिफिनेशन नहीं बताया, लेकिन इतना तो बता दिया, फोर्स जो काम करता है ट्रांसलेशन में वही रोटेशन में एंगुलर ये टॉर्क करेगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रोजेक्टाइल के केस में एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ ड्यूरिंग फ्लाइट इंक्रीज होती जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में। अब इस तरह के क्वेश्चंस को किसी चैप्टर में मैं सेट नहीं करूंगा, इसलिए किताबों में कई बार ये आप ढूंढो नहीं मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन टेस्ट के लिए बड़े प्यारे क्वेश्चन है। मैं कई बार पूछ चुका हूं अपने बच्चों से, आपके टेस्ट में नहीं आया हो तो किसी और साल कहीं पूछा होगा, लेकिन है आसान यदि आप देखने का नजरिया एक बना लें तो। प्रोजेक्टाइल ही हम देख रहे थे अभी, प्रोजेक्टाइल में ही ये हमें मिला। प्रोजेक्टाइल में ही पूछा जाता है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ई नॉट, ये 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया, तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये फ्री के नंबर है, और ये एनर्जी से पूछ रहा है कहाँ जा करके? तो ये प्रोजेक्टाइल में। तो आप मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी यदि पूछ रहा है तो शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी ई नॉट किसके बराबर लिखोगे? हाफ एम यू स्क्वायर। और वो जो ई नॉट डैश पूछ रहा है वो किसके बराबर लिखोगे? हाफ एम यू कॉस 45 का स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वी एक्स किसके बराबर हो जाता है? यू एक्स के, यू कॉस 45 इनिशियल वाला जो था। ओके, तो हम यहाँ इन्हें डिवाइड कर दें तो क्या आ गया? ई नॉट बाई ई किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। ये कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई 2। और यदि काइनेटिक एनर्जी हो गया ई नॉट बाई 2, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया होगा? वो भी ई नॉट बाई 2, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है। यदि काइनेटिक एनर्जी हो गया है ई नॉट बाई 2, नहीं सर मैं तो प्रोजेक्टाइल जानता हूँ, पहले मैक्सिमम हाइट निकालूंगा फिर mgh लिखूंगा। अरे क्यों लफड़े में पड़ते हो यार? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा, तो काइनेटिक यदि कम हुआ है तो पोटेंशियल बढ़ गया होगा, ग्राउंड पे 0 था वहां जाके ई नॉट बाई 2 हो गया होगा, मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। वापस आइए, मुझे ये बताइए कि ये जो पाथ है कैसा है प्रोजेक्टाइल का? तो मैं तो आज फिर भूल गया ये पैराबोलिक क्यों है। तो कैसे डिराइव करते थे? यू से प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पे, यहाँ पर मैं देखता हूँ टी टाइम में ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाई और ये एक्स, तो कैसे देखते थे? एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स हो गया एक्स, यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0, पहला इक्वेशन। ये y इक्वल्स टू उसी तरह u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन। अब पहले इक्वेशंस को
यूज करके दूसरे इक्वेशन में हम एलिमिनेट कर दें t, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 y इक्वल्स टू कितना हो गया, u sin थीटा इंटू t के बदले x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसे क्या कह देते हैं, x का हाईएस्ट पावर 2, y का 1, इसका मतलब ये पैराबोला है। इसे ही नाम दिया जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फ्लावरी लैंग्वेज हुआ इक्वेशन ऑफ पाथ। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा और उसके बारे में आप कोशिश करिएगा कि आप जवाब दे सकें। ये आपने 20 मीटर पर सेकंड से एक फुटबॉल को किक किया है 60 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ एक गोल पोस्ट बना हुआ है x इक्वल्स टू 10 मीटर पे जाके, ठीक है, और इसका हाइट दिया गया है h, हाइट दिया गया है 2 मीटर। बॉल गोल होगा डायरेक्ट या नहीं ये बताना है, डायरेक्ट बॉल गोल होगा या नहीं ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल का y पता कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल का x है 10 और ये y। यदि ये y हमें पता चल गया, y के बदले y पता चल गया, तो यदि y जो है लेस देन h हो तो गोल हो गया होगा, और y यदि ग्रेटर देन h हो ऊपर से निकल जाएगा, और y यदि निगेटिव हो इसका मतलब बॉल पहले कहीं गिर चुका है क्योंकि कर्व नीचे गया है निगेटिव में y। तो डायरेक्ट गोल होगा या नहीं होगा इसके लिए कैसे सोचें, तो y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो y का वैल्यू आ गया 10√3 माइनस 1000 बाय 800 इंटू 1/4। ये 2 जीरो हटा दिया, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 1.7, 17 माइनस 5, ये आ गया 12 मीटर। 12 मीटर, इसका मतलब ऊपर से चला गया, मतलब वो 12 मीटर आया। सिंस y इज फार ग्रेटर देन x, तो बॉल डायरेक्ट गोल पोस्ट में नहीं गया। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्री के नंबर हो गए। आप यदि कोई और मेहनत करने की सोच रहे हो तो मत करो, लेकिन अगला क्वेश्चन आराम से सोचिए। ये एक बिल्डिंग है और यहाँ एक फायर फाइटर है, फिर से आज समझा रहा हूं। और ये क्या है, ये है बिल्डिंग ऑन फायर, यहाँ आग की लपटें आ रही हैं। यदि आप देख रहे हैं फायर, तो पानी डालने के लिए बिल्डिंग के भीतर तो जाना मूर्खता है। पाइप से पानी निकल रहा है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वेरी हाई बिल्डिंग, वेरी हाई, तो बुर्ज खलीफा ही मान लो, 20 मीटर पर सेकंड से पानी निकल रहा है। और यहाँ फायर फाइटर है जो इस पानी को भेजना चाहता है बिल्डिंग पे, और सेफ डिस्टेंस है 5 मीटर। 5 मीटर क्या है, सेफ डिस्टेंस। बताइए क्या ये मैक्सिमम कितने हाइट तक के बिल्डिंग की आग को बुझा पाएगा? हाँ, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं करा, चलो कॉपी पे लिखो और शुरू हो जाओ। तक ये बुझा सकता है बिल्डिंग पे आग को, ये सोचना है हमें आज। सर मैं ना थीटा को 90 कर देता हूँ। भाई सुबह सुबह नहा चुके हो ना, तो फिर से क्यों नहाने की सोच रहे हो? 90 करोगे तो पानी खुद पे गिरेगा। सर मैं 45 पे इसे भेजता हूँ, उसके लिए रेंज मैक्सिमम आता है, हाइट मैक्सिमम यहाँ पर हो, इसका क्या गारंटी है?
सर आप बताओ क्या करूं? अरे मैं क्या बताऊं, तुम सोचो। ये एच मैक्सिमम है और थीटा क्या है? थीटा भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, यहां पर पॉइंट मैंने एक्स वाई क्या मान लिया प्रोजेक्टाइल वाले पाथ पे, एक्स वाई पॉइंट के बदले मैंने मान लिया एक्स के बदले 5 और वाई के बदले एच। हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सोच ली। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या सोची? y इक्वल्स टू, सॉल्व करते हुए कहानी शुरू किया तो हमने सोची y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y के बदले हो गया h, थीटा नहीं पता tan थीटा, x हम जानते हैं 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू यू स्क्वायर 400 बटे ना एक्स स्क्वायर ऊपर में है, एक्स स्क्वायर मीन्स 25 बटे 400 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एच इक्वल्स टू, फिर से देखो 5 tan थीटा माइनस 25 ये हो गया 16 2 5 10 2 8 16 ये हो गया माइनस 5/16 सेक स्क्वायर थीटा। एच इक्वल्स टू 5 tan थीटा माइनस 5/16 सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ आ गया, ये हमारे पास आ गया 5/16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan थीटा प्लस एच प्लस 5/16 इक्वल्स टू 0 फॉर रियल tan थीटा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4ac, b स्क्वायर that is 5 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, a के बदले हो गया 5/16 और c के बदले कितना आ गया? c के बदले आ गया h प्लस 5/16। अब यहाँ मुझे बताओ कुछ कट पिट होने वाला, एक 5 से ये गया 4 4 16, 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h प्लस 5/16, 4 माइनस 5/16 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h, ये 16 64 माइनस 5 59/16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h। तो h का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 59/16 मीटर। अरे 5 रह गया था क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ रह गया था 5 इंटू 4, तो ये हो गया कितना 20 माइनस 60, 320 माइनस 16, 320 माइनस 16 कितना हो गया? एच मैक्सिमम हो गया 315/16 मीटर। क्या ये आइडिया समझ में आ गया कि हम लोगों को फायर फाइटर के एक लिमिटेशन थी, 5 मीटर से ज्यादा नजदीक बिल्डिंग के नहीं जा सकते और देखना था मैक्सिमम हाइट। थीटा पता नहीं, मैंने क्वाड्रेटिक बनाया। एक तो रास्ता है कि मैं मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करूं, डी थीटा बाई डी एच या डी एच बाई डी थीटा 0 करूं, लेकिन कैलकुलस यहाँ लेंदी पड़ जाता, आधे घंटे खराब होते। तो क्वाड्रेटिक जब आया है तो डिस्क्रिमिनेंट पे जाओ ना यार, वो हेल्प करेगा। क्वाड्रेटिक आया तो डिस्क्रिमिनेंट का फायदा लो। अगला क्वेश्चन है वो इसी का भाई, अब बड़ा या छोटा बाद में तुम डिसाइड कर लेना, कि आपसे कहा गया एक टावर है 10 15 मीटर का ये टावर है।
और यहां से एक बॉल थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, कहीं ना कहीं तो जमीन पे गिरेगा। आपको बस ये बता देना है कि ये मैक्सिमम कितना दूर जाके गिरेगा, एक्स का ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। 15 मीटर के टावर से हमने फेंके बॉल, और हम ये जानना चाहते हैं ये मैक्सिमम कितना दूर जाके गिरेगा। आप सब खुद से टाइम लो, ट्राई करो, जो मर्जी है वो कर सकते हो। एक बार और मैं ये बोल दूं आपको कि यहाँ पर x-15 जो पॉइंट था, पत्थर जहां आके गिरा, उसका कोऑर्डिनेट x मैक्स माइनस h मान लिया है, x-15, और इस x-15 को जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ था, उसमें पुट अप कर दिया, और इसमें tan थीटा का एक क्वाड्रेटिक बन गया, और tan थीटा का जब क्वाड्रेटिक बन गया तो रियल tan थीटा चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, और इससे हमारे पास रिलेशन आ गया सॉल्व होते हुए, x इज लेस देन और इक्वल्स टू √35 into 8। यदि ये लेस देन आया, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो यही इसके बराबर हो सकता है, √35 into 80 मीटर के बराबर हो सकता है। यहाँ आगे मैं थोड़ी कोशिश करता हूं कि आपके चर्चा में आ जाए प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का क्या मतलब? तो ये एक पार्टिकल को देख रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पे फेंका गया, चाहे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लिनेशन दिया गया है थीटा। एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्फा एंगल पे, और ये ऐसे जाकर के कहीं गिरेगा। हम जानना चाहते हैं कि इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और ये रेंज क्या होगा। रास्ते तो कई हैं, मैं वो चुनना चाहता हूं जिसमें मेहनत कम से कम हो, या मेहनत हो ही नहीं। सर ऐसा तो लग नहीं रहा, लेकिन आप कह रहे हो तो देखते हैं। ये देखो तो प्रोजेक्टाइल, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है? ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड में जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, सिमेट्रिकल बनाते हैं वर्टिकल लाइन के अबाउट। जितना लेफ्ट साइड है मैक्सिमम हाइट के हॉरिजॉन्टल लेंथ, उतना ही राइट साइड है मैक्सिमम हाइट के हॉरिजॉन्टल लेंथ, और मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही आने में टाइम लगा। ये सब बातें हम जानते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड। फॉर्मूला भी जानते हैं कुछ, टी 2u sin थीटा बाई जी, और एच भी जानते हैं, यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज जानते हैं एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी। मैं इसमें थोड़ा सुधार करता हूं, ये लिखता हूं u sin थीटा को u बाई,
तो दुख तो नहीं होगा आप लोगों को, और जी को लिखता हूं ए वाई, तब भी दुख नहीं होगा। सर निगेटिव लिखो, अरे निगेटिव पॉजिटिव करके ही तो यहाँ पहुंचे हैं, तो मॉड दे दो यदि प्लस माइनस का लफड़ा दिख रहा हो। और हाइट के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ए वाई। यदि y के डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन ढूंढूं, y के डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी देखो, तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तुरंत निकल आए। मुझे ये बताओ, क्या ऐसा करूं कि y इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल के लॉन्ग ले लूं और x इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ले लूं? तो यहां जो g दिख रहा है उसके भी दो कंपोनेंट हम बना लेंगे, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। सर इसे याद कौन रखेगा? हाँ ये रहस्य है। सोचो तो, इंक्लाइन प्लेन पे मैं कोई ब्लॉक रखता हूं तो स्लाइड करके नीचे आएगा ना, उसका एक वैल्यू नीचे लाने वाले फोर्स का क्या लिखता हूँ, एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल के लॉन्ग एम जी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन, या अल्फा नहीं, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन, यहाँ थीटा। तो आप इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन देखो और तुरंत ए वाई ए एक्स डिसाइड कर लो। यदि मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो फॉर्मूला लिख दो 2u बाय, ये टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय ए वाई, और मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है dy स्क्वायर बाय ट्वाइस ए वाई। और यदि r पूछ रहा है, r इक्वल्स टू एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर। माइनस सर कैसे हो गया? अरे यार अपोजिट था ना, इसलिए वहां मैं फॉर्मूला यूज कर रहा था, यू एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बेसिक रूल अप्लाई किया। बाकी में सर आपने माइनस ए वाई के लिए डाटा क्यों नहीं लिखा, मॉड ले लिया क्योंकि वो सॉल्व हो के आया रिजल्ट पे, सीधे मैंने उसमें इनपुट डाल दी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ एच के लेफ्ट और राइट साइड एक जैसा क्यों नहीं लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ? क्योंकि अंश मैक्सिमम हाइट के लेफ्ट और राइट साइड एक जैसा क्यों नहीं दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लेंथ, इंक्लाइन प्लेन पे लेंथ? क्योंकि वो रिटार्डेड मोशन है, नीचे इंक्लाइन प्लेन पे स्पीड ज्यादा है और ऊपर जाने पे स्पीड कम। अरे फेंका है ना, जी साइन थीटा क्या कर रहा है, अपोज। तो पहले t/2 टाइम में जितना एस एक्स होगा, बाद के t/2 टाइम में उतना एस एक्स नहीं होगा। यदि ए वाई यू वाई को अपोज करता है तो जितना टाइम वो जीरो होने में लगेगा मैक्सिमम हाइट पे, उतना ही फिर वापस यू वाई अपोजिट डायरेक्शन में आने में लगेगा। तो जाने आने का टाइम तो सेम t/2 कह सकते हो, यहाँ भी t/2 आने का और जाने वाला t/2। लेकिन जब आप इंक्लाइन प्लेन पे देखोगे लेंथ ना, तो लेंथ नीचे वाला टुकड़े का एस एक्स ज्यादा, मतलब पहला टुकड़े का, और बाद वाले टुकड़े का एस एक्स कम। क्यों कम, क्यों ज्यादा? क्योंकि रिटार्डेड मोशन है। अच्छा सोचो, एक पत्थर को आसमान की तरफ फेंकते हैं, 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे चला गया, तो पहले 1 सेकंड और बाद के 1 सेकंड किसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हो? तो बराबर होते ऐसा लग रहा है, लेकिन ऊपर फेंक रहे हो, क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड है? तो रिटार्डेड है, तो किस जगह ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? पहले 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि वहां स्पीड ज्यादा है, और बाद के 1 सेकंड में स्पीड कम हो चुका है, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब मैक्स ऊपर फेंकते हो तो ये फील करो, तो इंक्लाइन प्लेन भी फील करो। यदि जा रहा है इंक्लाइन प्लेन में ऊपर, तो पहले t/2 में ज्यादा लेंथ, बाद के t/2 में कम लेंथ। ये समझ में आ गया या नहीं? तो इसको तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कोई बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। अरे कुछ नहीं यार, चित्र बना के पूछ लेते हैं, इन 4 डायग्राम में कौन अच्छा लग रहा है, एक में दोनों एस एक्स बराबर कर देते हैं, छोटा एक बड़ा कर देते हैं, और बच्चों को वो चारों हाथी एक जैसे लगते रहते हैं। अंतर ढूंढो, अंतर नहीं दिखता है। अरे अंतर ढूंढने के लिए लॉजिक सिंपल ये है, रिटार्डेड मोशन यदि है, अच्छा यदि एक्सेलरेटेड होता तब, तो
पहले t/2 में कम और बाद के t/2 में ज्यादा। ये कैसे? आज एक पत्थर लेके इंक्लाइन प्लेन पे वेदांत तुम खुद चले जाओ और फेंको ऐसे पत्थर, तो ऑप्शन है ये पत्थर ऐसे आके गिरा, तो इनके मैक्सिमम हाइट के दोनों तरफ क्या एक जैसा एसएक्स लोगे? पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा? आगे वाला बड़ा। क्यों आगे वाला क्यों बड़ा? हाँ, नीचे लाते वक्त जी साइन थीटा सपोर्ट करेगा, तो इसका मैक्सिमम हाइट ऐसे कहीं होगा यहाँ पे। t/2 तो ऐसे देखोगे, लेकिन इन दोनों में ये एसएक्स पहले टुकड़े वाला एसएक्स छोटा और बाद के टुकड़े वाला एसएक्स बड़ा। ये तो विजन है, देखने का नजरिया है। एक बार मिल गया तो इसमें कौन सा न्यूमेरिकल है कि भूलोगे यार। एक बार आपने देखना सीख लिया तो याद रहेगा, इसमें कोई बड़ा ऐसा काम नहीं है। सर लेंथ बताओ, अरे जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले फील तो आए कि यहाँ छोटा बड़ा क्यों। बिना कैलकुलेशन के जो दिख रहा है वो तो पहले दिख जाए, और कैलकुलेशन का तो पता ही है, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टी के बदले t/2 रख दोगे तो पहले आधा निकल आएगा, टी रख दोगे कैपिटल टी तो पूरा निकल आएगा, छोटे वाले टुकड़े का हटा लेना उसमें से। तो लेंथ निकल तो आएगा ही, थोड़ा हाथ पैर मारेंगे तो, लेकिन उससे ज्यादा है कि मुझे दिख जाए कि छोटा कौन बड़ा कौन, और कारण ये बिना लॉजिक के उसके कुछ फैक्ट्स दिमाग में हो कि इस कारण से मैं ऐसा कर रहा हूँ। पीछे वाला पेज, हाँ सही कह रहे हो, पीछे वाले पेज को ध्यान से बना लो, और उसमें ध्यान रखना कि मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का हेल्प लिया है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बेस बन गया इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में मेरे काम करने के लिए। ग्राउंड टू ग्राउंड बेस का काम कर रहा है। यदि मैं फॉर्मूला लिखूंगा प्रोजेक्टाइल का इंक्लाइन प्लेन का तो मुझे नहीं याद, मैं याद रखना भी नहीं चाहता। सर तुरंत तो आपने लिख दिया, अरे बार बार लिखता हूँ, हर एक साल तो याद हो गया है। लेकिन इन जनरल मैंने तुम्हें क्या बताया, सर्कुलर ग्राउंड टू ग्राउंड लिख लो और ग्राउंड टू ग्राउंड को कॉपी कर दो, केवल आर बदलेगा, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड में आर एक्सलेशन नहीं था, अब एक्सलेशन है, इतना सा अंतर आ रहा है। लिख लिया ये पेज? एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए। ये इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल है 30 डिग्री, और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहां से 45 डिग्री पे। आपको बताना है कि यदि ये पार्टिकल गिरे ग्राउंड पे तो मैक्सिमम हाइट इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। जो कम टाइम में आप आंसर दे सकते हो, मैंने केवल वो पूछा है। ये इंक्लाइन प्लेन है। ये यू, ये दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड।
जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो सबसे पहले यहाँ y बनाओ और जिधर बॉल गया उधर x ले लो और तुरंत g के टुकड़े टुकड़े कर दो और बिना कंपोनेंट ज्यादा सोचे g sin 45 या g sin 30। बहुत बढ़िया। 30 क्यों? अरे इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन sin 30 cos 30। जी के टुकड़े करना समझ में आ गया। एक के नीचे ax रख दो और एक के नीचे ay, जिससे आपको पता रहे कि कौन क्या है। अब किसके टुकड़े करने बाकी रह गए? u के। तो बताओ तो uy कितना लिखे अंश? 20 sin 75 या sin 45? तो 45 ही तो बना रहा है x से, तो ux हो जाएगा cos 45, 20 cos 45 और uy हो जाएगा 20 sin 45। 30 से कोई लेना देना नहीं इसका। ये समझ में आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला याद आता है बच्चों को? 2u sin थीटा बाई जी। मत याद करो, 2uy बाई ay, ये याद करो। uy के बदले क्या लिख दोगे? 20 sin 45 और ay के बदले क्या लिख दोगे? g sin g cos 30। ay के बदले g cos 30। h के बदले क्या फॉर्मूला याद आता है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। मत याद करो, याद करो 2uy बाई ay। uy के बदले कितना लिख दोगे? 20 sin 45। ay के बदले कितना लिख दोगे? g cos 30। है इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल और मैं बना रहा हूँ ग्राउंड टू ग्राउंड, दिमाग में रख के। अलग से कोई एफर्ट नहीं करना, मैं बहुत आलसी, लेकिन कोई एक भी गलत नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। सर यदि मुझे पार्टली प्रोजेक्ट करने के 1 सेकंड बाद पूछ दे तो भाई प्रोजेक्टाइल का बेसिक आइडिया फॉलो कर लेना। dy बराबर uy प्लस ay, dx बराबर ux प्लस ax, dx ay डायरेक्शन के साथ रख देना, प्लस या माइनस ले लीजिए। बात समझ में आई? अदरवाइज डायरेक्ट यदि है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। सर आप चुपके से बच गए, आर नहीं पूछा आपने। अरे कैलकुलेशन लंबा था यार। सर मुझसे पूछा तो आप कैलकुलेट कर लेना, गलत बात है सर। देखते हैं, कुछ करूंगा उसके लिए भी, मैंने कुछ सोचा तो हुआ है। यहाँ देखो ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन और एक पत्थर को इंक्लाइन प्लेन के 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये ऐसे आके तो गिरेगा कहीं। आपको बताना है एच टी एस एक्स या रेंज। तो काम कैसे करते थे सर? काम तो करते ही नहीं थे, कॉपी करते थे। कॉपी कैसे करते थे? ये y और x मैंने नीचे मान लिया। सर ये गलत बात, आप पार्टी बदल देते हो। भाई दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ सारा नीचे ही होना है कैलकुलेशन, तो मैं ऊपर भाई x लेके क्यों परेशान हूँ? और g के 2 टुकड़े सीधे लिख दो, तब g दिखाओ ही मत। g cos 30, g sin 30, ये ax, ये ay, और ये 20 जो u है, क्या इसे हम uy कह दें? क्योंकि ये खुद 90 डिग्री पे है इंक्लाइन प्लेन के, ये तो खुद y के डायरेक्शन में है। तो u जो है इसे ही क्या कह दोगे? uy। तो ux कितना हो जाएगा अंश? 0। cos 90 पे कंपोनेंट बनाओगे तो वैसे ही 0। पक्का ना? अब बताओ t के लिए कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा? t के लिए मैं तो सर भूल जाता हूं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड सोचो, 2u sin थीटा बाई जी, और इसको भूला दो। दूसरा क्या लिखो t के लिए? 2uy बाई ay, 2 into 20 बाई g cos 30, 2 into 20 बाई 5 रूट 3, 8 बाई रूट 3 सेकेंड।
H इक्वल्स टू क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, फिर इसे भुला दो तो क्या लिखो, यू वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस ए वाई। तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू जी इंटू जी कॉस 30। ये 2 इंटू जी 20 से कट गया, 40/√3 मीटर। और एस एक्स क्या के लिए क्या करूं, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स टी 0 हो गया प्लस हाफ ए एक्स कितना हो गया, जी साइन 30, और टी स्क्वायर कितना हो गया, 8/√3। क्या इसमें कंफर्टेबल हो गए, क्या बहुत कठिन काम हो गया, नोट कर लो। कितने एंगल पे फेंकू की रेंज मैक्सिमम होगा, 90 पे ना हो तो 45 तो केवल वहां पर वैलिड है, यहाँ वैलिड हो जरूरी नहीं। तो सर मैं मैक्सिमम मिनिमम लगा लूंगा, बहुत बढ़िया, टाइम बर्बाद होगा। तो सर फॉर्मूला कौन याद करेगा, और कौन, जिसको नंबर चाहिए। सर मैं याद नहीं रख सकता, तो डेरिवेशन का तरीका देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो डिराइव कर लेंगे, 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, लेकिन कोई नहीं, पहले यहाँ तक पहुंच जाओ। हितांश नाम बताया ना, हितांश मुझे ये बताओ कि रेंज निकालना है, तो एक तो ये है हमारे पास रास्ता, एस एक्स इक्वल्स टू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो क्या एक्स और वाई हम बदल के भी यहाँ काम कर सकते हैं, या उसमें कोई दिक्कत है, या कोई भी एक्स वाई लिया जा सकता है, इस पे विचार करो पहले। क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम एक्स वाई ले सकते हैं यहाँ काम करने के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स वाई लेके जो उसकी रेंज आएगी उसका वो लेते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। हितांश एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहा है। देखो आप लोग भी मुझे ये बताओ, अभी अभी जो पत्थर आपने फेंके थे नीचे से ऊपर, पहले कंसेप्ट को समझना, और ये पत्थर ऐसे जाके कहीं गिरा भी, इसका ये मैक्सिमम हाइट भी दिख गया था, टी भी दिख गया था। ध्यान से देखो, ये एंगल हमने देखे थे थीटा, और ये एंगल देखा था अल्फा, और ये था यू। हम आर इसे कह रहे हैं, हम आर इसे कह रहे हैं, ये है आर। मुझे ये चाहिए किसी भी हालत में, और मेहनत मैं कम करना चाह रहा। तो हितांश ने क्या आइडिया दिया है कि सर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी काम कर सकते हो, वाई और एक्स। तो ऐसे कैसे काम करोगे, अच्छा चलो वाई डैश एक्स डैश कह देता हूं, कोई नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा यहाँ टाइम है 0, और बॉल जब गिरा तो टाइम था घड़ी का कैपिटल टी। तो कैपिटल टी टाइम में बॉल का यदि कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ
बॉल के डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा आप लोगों को? एस एक्स डैश क्या हो गया? ये एस हॉरिजॉन्टल है या नहीं? उतने ही टाइम में जितने देर में बॉल इंक्लाइन प्लेन पे गिरा, है ना? पक्का? अरे भाई, बॉल कहीं गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आंखों के सामने है, उसका चाहो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, उसका चाहो तो वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, उसका चाहो तो किसी और डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो। ये वाला जो चित्र में ग्रीन कलर का है, ये क्या है? टी टाइम में बॉल ने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट फाइंड उसको मिला। तो एस हॉरिजॉन्टल कैसे लिखते हम लोग? यू हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि ए हॉरिजॉन्टल हमने अच्छी तरह याद किया हुआ है। क्या अंश? ए हॉरिजॉन्टल कितना? क्यों 0? क्योंकि एमजी वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं। तो एस हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना मुश्किल है या आर कैलकुलेट करना मुश्किल है? एस हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना तो आसान है। सर क्या समझाना चाहते हो आप? तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको रेंज निकालना हो तो रेंज मत निकालो, आप एस हॉरिजॉन्टल निकाल लो। यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। याद आया टाइम ऑफ फ्लाइट? अरे 2u वाई बाई ए वाई, वाई डैश वाला नहीं, ये वाई वाला। कौन सा वाई? ये वाई और ये एक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट तो पुराने स्टाइल से निकाल लिया, 2u वाई बाई ए वाई, क्योंकि टाइम घड़ी तो एक ही है ना। चाहे पुराने वाले से देखो टाइम हवा में रहने वाला, चाहे नए वाले से देखो टाइम हवा में रहने वाला, वो तो एक ही आएगा ना। तो 2u वाई बाई ए वाई से क्या निकल के आया था? 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। उस टाइम को u cos थीटा प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एस एक्स आ गया। तो हितांश ने बड़ा प्यारा आइडिया दिया कि ये एस एक्स पता कर लो, और यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो आर निकल के चला आएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा बराबर हो जाएगा आर बाई एस हॉरिजॉन्टल। नहीं, उल्टा लिख दिया, एस हॉरिजॉन्टल बाई आर, एस हॉरिजॉन्टल बाई आर। तो आप मुझे बताइए आर कितना हो जाएगा? एस हॉरिजॉन्टल बाई cos थीटा, या आर कितना हो जाएगा? एस हॉरिजॉन्टल इंटू सेक थीटा। तो यहाँ आपको यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले में से बच गए आप, टी के स्क्वायर वाले लेकर कैलकुलेट करने की नौबत नहीं आई। आप यदि हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट कर चुके, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट कर चुके डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में, तो उसको सेक थीटा कर दो, सेक थीटा करते ही रेंज आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन। ये ट्रिक है, जिस ट्रिक को यहाँ दिमाग ज्यादा लगाया कैलकुलेशन कम किया, और दूसरा रास्ता है जिसमें दिमाग कम लगाते हैं कैलकुलेशन खूब करते हैं। एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? दो रास्ते हो गए, एक में दिमाग ज्यादा लगाया और कैलकुलेशन कम, और दूसरे में दिमाग कम लगाया कैलकुलेशन ज्यादा। तो कोई एक समझ में आ जाए वो जरूरी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता कर लिया डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, और उसके साथ सेक थीटा कर दिया तो रेंज निकल आया। डायग्राम बना लो, कॉपी पे नोट कर लो इस कंसेप्ट को। सर इतने एक्स डैश वाई डैश कर दोगे, मैं तो घूम जाऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। अरे कोई नहीं, एक ही बार ना, नहीं तो फिर वही रास्ता जिसमें दिमाग कम मेहनत ज्यादा, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर यूज करो।
फिर इसमें जो एसएक्स निकाला है हमने, इसमें जो हमने यूएक्स लिखा है वो तो थीटा प्लस अल्फा के साथ लिखा है, तो उसमें फिर एक्सेलरेशन नहीं आएगी क्योंकि वेट करो, एसएक्स निकाला है या एसएक्स डैश निकाला है, पहले ये बताओ। हाँ, उसमें जो तुम निकाल रहे होगे उस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, और वो कौन सा डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना होता है, अल्फा थीटा से क्या लेना है, जीरो। अल्फा थीटा से क्या लेना, मुझे तो पूछो मुझसे कि सर फिर यू हॉरिजॉन्टल लिखने में आपको अल्फा और थीटा दोनों का काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल देखोगे यू का कितना है, अल्फा या थीटा या दोनों का सम, तो कंपोनेंट के लिए तो लेना ही पड़ेगा ना दोनों। तो ये कितना आ गया, u cos थीटा प्लस अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा बाई जी cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये आया है अपने पास। अच्छा तुम ये बताओ, r का वैल्यू तो लिख लिया, तो मन ऐसा करेगा या नहीं करेगा कि r का मैक्सिमम देखता हूं आज क्या आता है, मन तो करेगा यार, क्यों नहीं करेगा। तो इसमें बदलने वाला क्या है, सर मैं तो इंक्लाइन प्लेन को तोड़वा दूंगा, एक अपने कंफर्ट के लिए नया इंक्लाइन बनवाऊंगा थीटा बाई 2 एंगल को। अरे भाई इतना मेहनत मत करो, मतलब थीटा नहीं बदलने वाला है ये मान के चलो, तो बदलेगा कौन, अल्फा, और कुछ नहीं, यू भी फिक्स है, तुम्हारी जो ताकत है फेंकने की वो फिक्स, तो बदलने वाला है अल्फा। तो सर ऐसा करो, अब तो मैथमेटिक्स आप भी सीख गए, मैं भी सीख गया, डी आर बाई डी अल्फा जीरो कर देता हूं, रास्ता सही सोच रहे, लेकिन मैं उस पर नहीं चलूंगा। दूसरा रास्ता क्या है, तो पहले एक बार देख लो आर था क्या, आर था यू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ध्यान से देखना, यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। तुम लोग थोड़ा सा मुझे हेल्प करो, ये 2 साइन ए कॉस बी का कोई फॉर्मूला हुआ करता था, वो मुझे याद दिलाओ। 2 साइन ए कॉस बी, जल्दी हितांश, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा, यही था ना, उल्टा प्लस होगा, बीच में प्लस होगा, ठीक, जो होगा मैं वही लिख दूंगा, मुझे नहीं याद है, मैं पक्का कहता हूं, अपॉन जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को अपने मन से ये कर दिया। अब ऊपर देखो, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें बदलने वाला कौन दिख रहा है, अल्फा, अल्फा बदलने वाला दिख रहा है। तो जब आर को तुम मैक्स करना चाहते हो, आर मैक्स करना चाहते हो, तो साइन 2 थीटा प्लस अल्फा को या 2 अल्फा प्लस थीटा को 1 कर दो, तो 2 अल्फा प्लस थीटा हो गया 90, तो अल्फा हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। अल्फा कितना हो गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। और इसकी तो थी जरूरत, और ये आर मैक्सिमम देख लो कितना आ गया, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन जी 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कोई कैंसिल आउट हुआ, चलो, तो आर मैक्सिमम कितना आ गया, आज से आगे लिखने के लिए यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन थीटा, आर मैक्सिमम का वैल्यू ये होगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन थीटा, और अल्फा आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई। पर्सनली मुझे नहीं याद रहता, संयोग अच्छा है कि एग्जाम में पूछ भी कम रहा है, लेकिन यदि कहीं पूछ देगा तो फिर तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों मैंने क्लास में बताई थी,
याद रहे तो आप अप्लाई कर दो, नहीं तो डिराइव कर लो, क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको जाना है, आपको पता होना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में यदि मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आज मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या अंक लिखिए, जाते जाते ये बता दो कि यहाँ एक इंक्लाइंड ये है, दूसरा इंक्लाइंड ये है, एक है 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री, और एक पत्थर को थ्रो करते हो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। बताओ यहाँ ये 90 डिग्री में हिट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी कितना होगा? क्वेश्चन देख के इतना अंदाजा तो लग गया कि इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन है। और यदि इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन है तो एक काम करते हैं, मैं ये भूल जाता हूं कि ये दूसरा भी कोई इंक्लाइन प्लेन है। पर मैंने 30 डिग्री वाला एक इंक्लाइन प्लेन देखा और एक पत्थर को प्रोजेक्ट किया इंक्लाइन प्लेन के 90 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड से। ये मेरा y और ये मेरा x। ये पत्थर ऐसे आके गिरा होगा, तो जो मैक्सिमम हाइट हुआ होगा वहां पार्टिकल कैसे चल रहा होगा? x एक्सिस के पैरेलल, केवल vx होगा, यहाँ vy तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये h मैक्सिमम है। चूंकि ये 90 है, सर कहाँ दिखा आपको 90? ये देखो 90, 30 और 60 होने से। चूंकि ये 90 है और यहाँ 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, इसका मतलब ये वही वाला प्लेन हो गया जिस पे हिट करने गया है। और यदि वही वाला प्लेन हो गया तो ये एच मैक्स के बराबर होगा, और एच मैक्स का फॉर्मूला तो हम बड़े मजे से जानते थे। तो डी किसके बराबर हो गया? एच मैक्स के यू वाई स्क्वायर बाय ट्वाइस ए वाई, 20 स्क्वायर बाय ट्वाइस जी कॉस 30, 400 बाय 20 इंटू रूट 3/2, 40 बाय रूट 3। क्या ये कठिन काम है? केवल देखने का नजरिया हमें बदलना पड़ा। दूसरा प्लेन पहले भूल गए, बाद में प्लेन लाके लगा दिया। यदि ये पूछता कितने दूर जाके गिरा है तो ये t/2 टाइम हमें पता है,
sx बराबर हाफ at स्क्वायर कर देते, हाफ at/2 स्क्वायर कर देते। आसान है या नहीं? IIT पूछ चुका है इसे। है तो इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल ही, केवल देखने का नजरिया थोड़ा इधर उधर था। कोई कंफ्यूजन? तो आप लोगों को मैं काइनेमेटिक्स का बुकलेट शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, और उसको ट्राई करिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स के फील थोड़ा सा तो आ ही गया। तो आप कोशिश करिएगा कि एक स्टेज में बैठ के 50-60 क्वेश्चन निकाल दें। यदि अच्छा तो ये होगा कि एक्सरसाइज 1 ही निपटा दें। ठीक, मैं शेयर करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।